गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 11th बायोलॉजी का 14th चैप्टर। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? हमारा 11th बायोलॉजी का 14th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर बेटा हमारी जो 11th बायोलॉजी है उसके सबसे लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। हमारी 11th बायोलॉजी की लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा हमारा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या रहेगा बेटा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा जब हम छोटे थे तो हमने फिर हम बात करते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में कौन सी 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में बेटा हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और वो कहाँ जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है। और लंग्स से एयर कहाँ जाती है? हमारी बॉडी के अंदर जाती है, या फिर हम बोले हमारी सेल के पास जाती है। और सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, या फिर हम बोले ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। और उसके बाद क्या होती है? CO2 बन जाती है, या फिर हम बोले हमारी बॉडी में एक हार्मफुल गैस बन जाती है जिसका नाम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भाई हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? हमने ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया बेटा? एक्सचेंज कर दिया। हमने क्या किया? एटमॉस्फेयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर दिया। अब इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाई, कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसके पढ़ने का। तो रीजन हमारे पास क्या होता है बेटा कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं? ग्लूकोज से अगर हमें एनर्जी बनानी है तो हम क्या करेंगे? ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना होगा। क्या करना होगा भाई? ऑक्सीडेशन करना होगा। अगर यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हाँ, यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और होता क्या है कि यहाँ पर जब ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है तो ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी रिएक्शन है कि कैटाबोलिक रिएक्शन है। क्या कैसी रिएक्शन है भाई? एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। समझ पा रहे होगे? तो जब ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है तो ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इससे क्या मिल जाती है हमें? एनर्जी। साथ में यहाँ पर क्या होता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? H2O बनता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो मेन हमारा पर्पस क्या था कि हम ब्रीदिंग क्यों कर रहे थे? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते? ब्रीदिंग करते। तो ब्रीद करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। और ब्रीद करने का एक मैकेनिज्म होता है कि कैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन ऐसे ही भागे भागे हमारे अंदर चली जाएगी। कोई तो ऐसा एनवायरमेंट होगा या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती होंगी जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। या ये तो है नहीं कि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी गैसें उनमें से हम अकेले ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाती है या फिर हम ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं? तो वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। और हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, ये एक्सचेंज जब होता है गैसेस का तो वहां तक जो गैस है वो कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। साथ में अगर
हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बस इनहेल करते हुए रहते हैं, नहीं, हम एक्सहेल भी करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन को ये तो है नहीं कि हम अंदर ही लेते रहेंगे, हम CO2 को बाहर भी निकालते हैं। तो उसे कौन रेगुलेट कराता, तो हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे हमने पढ़ा कि हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज्ड करके या फिर हम बोले ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इनडायरेक्टली वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स का। किसके लिए ब्रेक डाउन करती है, ड्राइव एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए भाई, वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी तभी बन पाएगी जब हमारे अंदर ऑक्सीजन को यूटिलाइज्ड किया जाएगा, यूज किया जाएगा ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन को यूज किया जाता है तो कुछ हार्मफुल गैसें रिलीज होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक हार्मफुल गैस है, ये रिलीज होती है कब, जब कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। और कैटाबोलिक रिएक्शन कब होती है, जब एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराया जाता है, कहां पर, हमारे सेल के पास। सेल क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज करती है, ऑक्सीडेशन कराती है, और वहां पर क्या होती है, एक हार्मफुल गैस बनती है जिसे हम बोलते हैं CO2, और CO2 को सेल से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। The process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। जैसे हमने पहले भी पढ़ाया था, मैंने लास्ट वाली जो हमारी ये स्लाइड थी, यहाँ पर आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, हमारे सेल के पास जाती है। सेल क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है, और CO2 को कहाँ भेज दिया जाता है, एटमोस्फेयर में भेज दिया जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे थे, ब्रीदिंग बोले थे। और सेम लाइन यहाँ एनसीईआरटी में दी है कि ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर एंड CO2 बाय द सेल इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। क्या ऐसा होता है, देखो एनसीईआरटी यहाँ हमें क्या बोल रही है कि जो ब्रीदिंग होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी हमें क्या बोलती है कि ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो रेड पेंसिल से हाईलाइट कर देते एक बार कि ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है ऐसा, बट ऐसा नहीं होता। आगे एनसीईआरटी खुद बोलेगी कि रेस्पिरेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, इसमें मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। देन आगे हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनिए। एनसीईआरटी बोलती है कि प्लेस हैंड ऑन योर चेस्ट। अगर हम अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हम फील करते हैं कि हमारी चेस्ट मूव कर रही है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमारी चेस्ट कैसे मूव करती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्यों, क्योंकि हम ब्रीथ कर रही है। जब एयर हमारे अंदर जाती है तो हमारी जो चेस्ट है वो अपवर्ड मूव करती है, और जब एयर को हम बाहर निकालते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी चेस्ट नीचे की साइड या फिर हम बोले डाउनवर्ड जाती है। ये सब हम पढ़ेंगे कि हमारी चेस्ट बाहर की साइड कैसे आती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और कैसे ये हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। साथ में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर डिफरेंट लेवल की क्या पाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे कि किसी के अंदर सेलुलर, तो किसी के अंदर क्या ऑर्गन, किसी के अंदर टिश्यू के बाद क्या आएगा ऑर्गन के बाद क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम। यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म में
एक्सचेंज होता है CO2 का, ऑक्सीजन का CO2 के साथ, कैसे? बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन कहां से? एंटायर बॉडी के थ्रू। अगर मान लो हम बोल दे कि ये हमारे पास क्या है? स्पॉन्ज है। इसके हमारे पास क्या है? स्पॉन्जेस है। स्पॉन्जेस के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन क्या आएगी? अंदर आ जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर CO2 का लेवल इसके अंदर इंक्रीज होगा तो CO2 एनवायरनमेंट में बाहर की साइड चली जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का लेवल कम है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि देखो याद रखना है, स्पोंजिस सिलेंट्रेटा फ्लैटवर्म, स्पोंजिस सिलेंट्रेटा फ्लैटवर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेती है? रेस्पिरेशन कर लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होते हैं बेटा, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? मोस्ट क्यूटिकल पाए जाते हैं, या फिर हम बोल ले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? अर्थवर्म एंड फ्रॉग के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? अर्थवर्म एंड फ्रॉग के अंदर हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट की, अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट की, इंसेक्ट के अंदर क्या पाया जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क बना हुआ पाया जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। और इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एटमॉस्फेरिक एयर का बॉडी ऑफ इंसेक्ट में। बोलो याद हुआ? चलो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। इंसेक्ट के अंदर हमें ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? एयर का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर। क्या आप लोगों को ये समझ आया है? चलो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ स्पेशल वेस्कुलर बैग पाए जाते, कुछ स्पेशल वेस्कुलर बैग पाए जाते, जिसे हम बेटा क्या बोल देते? गिल्स बोल देते। जिसे हम क्या बोल देते? गिल्स बोल देते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसे ब्रांकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ये रेस्पिरेशन हमें किस में देखने को मिलता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड फिशिज के अंदर हमें रेस्पिरेशन कैसा देखने को मिलता है? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। किसके थ्रू होता है? गिल्स। जो स्ट्रक्चर इसमें दिया गया क्या बोलेंगे हम? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हमें एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड फिशिज के अंदर हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद एक वेस्कुलर बैग हमें दिखाई देता है। उस वेस्कुलर बैग को हम क्या बोल देते हैं? लंग्स बोल देते हैं। उस वेस्कुलर बैग को हम क्या बोल देते हैं बेटा? लंग्स बोल देते हैं। और लंग्स के लिए एक स्पेशल वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, जिसे हम क्या बोल देंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्योंकि लंग्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? पल्मोनरी। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें लंग्स देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? लंग्स देखने को मिलता है। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियन का एक एक्सेप्शनल केस है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू इसके अंदर क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है, या फिर हम बोले मोस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है मोस्ट स्किन के थ्रू भी होता है। किसके थ्रू होता है? मोस्ट स्किन के थ्रू होता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया बेटा? आज हमने क्या कवर किया है? देखो इसके लिए एक आपके लिए टेबल भी बनाई गई है कि स्पोंजिस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैट वोम में, स्पोंजिस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैट वोम में सिंपल डिफ्यूजन होता है एंटायर बॉडी के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन होता है किसके थ्रू? एंटायर बॉडी के थ्रू। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्थवोम की, वहीं अगर हम अर्थवोम की बात करते हैं तो मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्या होता है बेटा? मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू
अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इंसेक्ट के अंदर एक ट्यूब्यूल का नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस एंड फिशेस। इन सब के अंदर बेटा गिल्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। गिल्स के थ्रू क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है बेटा, लंग्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियन का बेटा एक एक्सेप्शनल केस है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन मोस्ट स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मोस्ट स्किन के थ्रू होता है। आप इसे सिंपल डिफ्यूजन याद कर सकते हैं, किस में होता है, SCF में होता है। किस में होता है, SCF में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है एंटायर बॉडी के थ्रू। यहां पर आप याद करते हो AMF। AMF किस, AMFG किस, क्या हो गया, AMFG। देखो एक ट्रिक बनी यहां पर, AMFG। तो AMFG मतलब कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस एंड फिशेज में किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। ARBM ले, क्या हो गया, ARBM ले। तो ये हमारी क्या बन गई, एक ट्रिक बन गई किसके लिए, लंग्स को याद रखने के लिए। फ्रॉग का हमें नॉर्मली याद हो जाता है बेटा, क्योंकि फ्रॉग के जो स्किन होते हैं वो मोस्ट होते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। देन हमारे पास अब दो बचते बेटा IT से आप याद कर सकते हो कि इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। EM से आप क्या याद कर सकते हो कि आर्थ्रोपोडा में मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू, या फिर EMC याद कर लो। इसे हम क्या याद कर सकते हैं, EMC। देखो इसके सबसे ऊपर वाले के लिए हम क्या याद करेंगे, SCF, एंटायर बॉडी, ठीक है। देन अर्थवॉर्म के लिए हम क्या याद करेंगे, EMC। इंसेक्ट के लिए हम क्या याद करेंगे, ITT। एंड आगे हमारा गिल्स के लिए हम क्या याद करेंगे, AMFG। देन हमारा लंग्स के लिए हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ARBM याद कर लो, या फिर ARBM ले। और फ्रॉग का हमें जनरली नॉर्मली याद हो ही जाता है, क्योंकि फ्रॉग की जो स्किन है वो मोस्ट होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, डिफ्यूजन या फिर अब हम बोले रेस्पिरेशन कर पाता है। आई होप बेटा आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है बेटा कि जो हमने आज जो ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनके नोट्स बेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जब हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में बेटा आप अच्छे से इन कोड के थ्रू याद करो, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो जनरल जैसे टेबल में दिया है, या फिर आप NCERT से पढ़ के भी याद कर सकते हो। किसी भी टीचर के नोट्स के थ्रू जाने के लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी कि, या फिर मैं कभी आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप किसी भी टीचर के नोट्स के साथ जाओ। हाँ, आप नोट्स से समझ सकते हो, समझने के बाद आपको पढ़ना क्या है, NCERT पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा, NCERT पढ़ना है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। NCERT से ऊपर बेटा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें हमारा जो एग्जाम है, अगर एग्जाम हमारा NTA बनाता है तो वो भी यहीं से बनाएगा, अगर एम्स बनाता है तो वो भी यहीं से ही बनाएगा। हमारा पेपर NCERT से बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, या फिर हम बोले इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आएंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। और जो ये
आज हमने पढ़ा है। इसके आपको नोट्स बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।